नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला एक आम कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे भारत में कई महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। यही कारण है कि अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, या यूं कहें कि इस महीने इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। और यही कारण है कि आज के प्रोग्राम में हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आपको अपनी जद में ले सकती है, क्या आप उसके अंडर आते हैं, और इसका इलाज क्या है, आखिर किस तरीके से आप सावधानी बरतकर इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, इसकी रीअकरेंस को भी आप हटा सकते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये एक रिपोर्ट। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर है। यहाँ 22 में से एक महिला स्तन कैंसर से पीड़ित है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है। पूरे विश्व में कैंसर की 99% महिलाएं इलाज कराने के बाद अपनी पूरी जिंदगी जीती हैं, लेकिन भारत में यह दर कम है क्योंकि यहाँ महिलाएं लेट स्टेज पर इलाज के लिए आती हैं। स्तन कैंसर का प्रारंभिक लक्षण स्तन में एक गांठ होना है। उस गांठ में दर्द नहीं होता, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर गांठ कैंसर भी नहीं होती, भले ही वह उसी स्थान पर हो। यह अंतर सिर्फ डॉक्टर ही पहचान पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की गांठ लंबे समय तक महसूस हो तो ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। इसके अलावा निप्पल का अंदर धंसना, निप्पल से खून का रिसाव, स्तन या बाहों के नीचे गांठ, त्वचा में ठोसपन, स्तन की विकृति जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी महिला को माहवारी बंद होने के बाद स्तन में गांठ दिखाई दे तो अमूमन यह कैंसर ही होती है। ब्रेस्ट कैंसर कई कारणों से हो सकता है, जैसे उम्र, पारिवारिक इतिहास, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, रेडिएशन जोखिम, शराब का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता व मोटापा, कम समय के लिए स्तनपान। सबसे पहले जरूरत है लोगों में जागरूकता की, और ऐसे एनजीओ जगह जगह जाके दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, झुग्गी झोपड़ी की बस्ती, वृद्धाश्रम में जाकर के लोगों में जागरूकता जगाते हैं और बताते हैं कि कैंसर होने के संभावित कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उससे कहां तक और कैसे बचा जा सकता है। इस प्रकार लोग अगर उन बातों को अमल में लाएं तो आधे से अधिक कैंसर खत्म हो सकते हैं। अंग भी बचाया जा सकता है। स्तन कैंसर के केस में कहें तो स्तन बचाया जा सकता है और कम इलाज होगा, कम खर्च होगा, कम समय लगेगा और इस इलाज से होने वाले कष्ट भी बहुत कम हो जाएंगे और इंसान उसमें से पूरी तरह कैंसर मुक्त होकर स्वस्थ होकर के बाहर आ सकता है। कई महिलाएं स्टेज 3 और 4 पर ही आती हैं, जिसमें बचाव मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बदौलत महिला का स्तन बरकरार रखते हुए उसे संपूर्ण इलाज देकर स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है। बस आवश्यकता है जागरूकता और तुरंत इलाज की। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के कैंसर भगाओ अभियान में मुख्य रूप से जो हमारा काम है वो ये है कि हम शहरों के अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, बड़े शहरों के झुग्गियों में जाते हैं, वहां लोगों को एजुकेट करते हैं। लोगों को सिर्फ एजुकेट ही नहीं करते, बल्कि हमारे साथ तमाम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की टीम जुड़ी है, जिन टीमों के माध्यम से हम उनको चेकअप करते हैं। तो ये एक जागरूकता अभियान है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपको कि भारत का हर नागरिक अगर इसके प्रति जागरूक हो जाए और कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो कैंसर से मरने वालों की जो तादाद है अभी लाखों में है, उसमें भयानक कमी आएगी। तो ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसके प्रति अवेयर रहें। आप ये समझें कि क्या आप इसकी जद में आ रहे हैं। आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करें और उसके बाद इलाज के लिए जरूर आगे बढ़ें। इस पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक पैनल है एक्सपर्ट्स का, उनका परिचय आपसे जल्दी से करा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष हमारे साथ हैं। आप डॉक्टर सुभाष गुप्ता, एडिशनल प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत कौर, मैम आपका भी स्वागत है। आप डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं जीटीबी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत तलवार, सर आपका भी स्वागत है। आप डायरेक्टर एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से।
सबसे पहले डॉक्टर सुभाष आप ही से सवाल पूछना चाहेंगे। अक्टूबर का महीना जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस मंथ के तौर पर देखा जाता है, आखिर इस महीने को ब्रेस्ट कैंसर के लिए डेडिकेट करने का उद्देश्य क्या है? किसी भी महीने को किसी भी कैंसर के लिए डेडिकेट करने का उद्देश्य एक होता है कि हम कैंसर के प्रति कैसे जागरूक रहें, कैसे इससे बचा जा सकता है और कितने टाइम में इसका इलाज संभव है। तो ये सब जानकारियां अगर हमें किसी महीने में मिलती हैं, किसी महीने में इसकी ज़्यादा चर्चा होती है तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कोई महीने को डेडिकेट करने का उद्देश्य हमारा ये रहता है। डॉक्टर नवनीत, आखिर हमारे देश के आंकड़े क्या कहते हैं महिलाओं में खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के, जिसके लिए हमें ये बड़े स्तर पर अवेयरनेस कैंप और प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है? आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और एक जो मेजर चेंज जो आया है वो ये कि जो पहले यंगर एज ग्रुप्स थे जिनको कि हम रिस्क नहीं मानते थे कि उनमें इतना कोई सीरियस थ्रेट हो सकता है, दो चीज़ें जो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुई हैं पिछले कुछ दशक में। एक तो ये कि नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, और ये कि ज़्यादा यंग लोग जो पहले नहीं इफेक्ट होते थे उनमें भी ये कैंसर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर विनीत, ये भी बताइए कि आखिर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई महिला इसके प्रति अभी तक अवेयर हैं? टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और आजकल जो इंटरनेट है उसके माध्यम से काफ़ी जागरूकता आ रही है, और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि लेडीज़ का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं कि पहले जो व्यायाम होता था, जो शारीरिक परिश्रम होता था वो कम हो गया है। डेस्क जॉब्स हो गई हैं। लेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हो गई हैं, और जब से फाइनेंशियल इमेंसिपेशन आई है, एजुकेशनल इमेंसिपेशन आई है, जागरूकता आई है, तो उसके साथ साथ वो अपनी जो फैमिली प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे पहले जो शादी होती थी जल्दी हो जाती थी, अब शादी थोड़ी डिले हो गई है। इसके साथ साथ जो है ओबेसिटी हो गई है, थोड़ा मोटापा भी आने लग गया है लेडीज़ में। थर्डली जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसका भी प्रचलन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लेडीज़ आजकल स्मोक भी करने लग गई हैं, अल्कोहल का भी सेवन हो गया है। तो ये डायरेक्ट कॉजेशन एंड एसोसिएशन नहीं है, बट इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का जितना बॉडी के ऊपर रिएक्शन होता है, जितना ज़्यादा देर तक बॉडी एक्सपोज रहती है, उतना ही कैंसर को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर हम बार बार सुन रहे हैं कि महिलाओं में ये जो बीमारी है या ब्रेस्ट कैंसर है इसकी तादाद ज़्यादा है, क्या पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता? ब्रेस्ट कैंसर जो पुरुषों में भी होता है, बट इसकी तादाद महिलाओं के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। पुरुषों में ज़्यादातर ये कैंसर यूजुअली उनके जीन म्यूटेशन से एसोसिएटेड होता है। तो उसमें BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस होती हैं जो देखने को मिलती हैं पुरुषों के कैंसर में, तो उनके कारण ये पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। राइट मैम, अब सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये आपको हो सकता है। कुछ कारण डॉक्टर विनीत ने भी बताए, लेकिन मेजर कौन कौन सी वजह हैं, कौन से और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बीमारी होने में? बहुत सारे कैंसर, जिसमें कि जैसे लंग कैंसर है, वी नो कि स्मोकिंग के बाद में उसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, या पेट के कई सारे कैंसर्स हैं जो अल्कोहल के कंजम्पशन से बहुत डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ऐसा कह पाना मुश्किल है। देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स विच भी एसोसिएट कि अगर वो होंगे तो एक वुमन का चांस बढ़ जाता है। और जो सबसे ज़्यादा सॉलिड रिस्क फैक्टर है वो है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के परिवार में और महिलाएं हैं जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, अगर उनको खासतौर से जल्दी की उम्र में हुआ, अगर किसी का फैमिली में किसी रिलेटिव का 40 साल की उम्र से पहले या 40 साल की उम्र तक कैंसर हुआ, तो उनका जो रिस्क है वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है। सो अगर कोई अपने रिस्क को जज करना चाहता है कि मैं मेरा कितना रिस्क है, तो आपकी इम्पॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री इज़ अ रिस्क फैक्टर, और जिसके बारे में कई बार लोग बातचीत नहीं करते हैं। लोग पेरेंट्स को शायद नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चे को बताना। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जितने भी यंग हैं उनको अपनी फैमिली हिस्ट्री अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करनी चाहिए। इफ़ दे आर हैविंग अ नोन रिस्क फैक्टर देन दे शुड बी वेरी केयरफुल फॉर मिटिगेटिंग देयर रिस्क। उसके अलावा बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक नेचुरली एक वुमन की बॉडी से एसोसिएटेड हैं। सो जैसे कि उम्र बढ़ती है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। उसके अलावा अगर आपके पीरियड्स जल्दी शुरू हुए, अगर आपके पीरियड्स लेट बंद हुए, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बॉडी को लंबा रहता है, तो उन चीज़ों को तो हम चेंज नहीं कर सकते। राइट। बट जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो ये कि हम
लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा आपको बताया कि डाइट्स विच आर कार्सिनोजेनिक, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों का परहेज, एक्सेस बॉडी वेट। बॉटम लाइन ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे आपकी वो डाइट हो, चाहे आपका स्लीप रेस्ट पैटर्न हो, और उसके अलावा एक नॉर्मल टाइम ऑफ मैरिज, नॉर्मल टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रोटेक्शन ऑन द ब्रेस्ट। इसके अलावा डॉक्टर विनीत, जिस तरह से मैम ने भी बताया कि क्या क्या कारण है कंट्रीब्यूट करते हैं, आपने भी बताया, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कुछ समय या कुछ साल पहले से आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, या फिर जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है वो ध्यान दें उन लक्षणों पर, तो शायद बचा जा सकता हो? कोई ऐसा स्पेसिफिक लक्षण है नहीं कि आप किसी के अंदर देखें कि ये लक्षण है तो यस इसको ब्रेस्ट कैंसर है। इसके अंदर मैं सबको जो होते हैं, जो भी व्यक्ति विशेष मेरे सामने आते हैं, उनको यही बोलता हूँ कि कोई भी आपको शरीर में तकलीफ़ आती है या प्रॉब्लम आती है तो कॉमन थिंग्स आर कॉमन। आप जो है उसका निदान करिए, उसका इलाज कराइए, अच्छे फिजिशियन के पास जाइए, अच्छे अस्पताल जाइए। बट अगर 3-4 हफ्ते इलाज कराने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हो रही, दवाई लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रही, तो दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि ये क्या कुछ और तो नहीं है मेरे साथ जी। क्योंकि हर एक जो लंप होता है ब्रेस्ट में, दैट इज नॉट कैंसर, राइट। ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। कोई भी लंप हो, जरूरी नहीं है कि वो बाद में जाके कैंसर बन जाए या शुरू में कैंसर हो। इट कैन बी अ इन्फेक्टेड एब्सेस ऑल्सो, इट कैन बी अ गैलेक्टोसील। जब प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन होती है लेडीज़ में, तो गैलेक्टोसील्स छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं। कई होते हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स होते हैं उसके साथ साथ जो होते हैं, देयर आर स्मॉल नोड्यूल, जिसको फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं। ठीक। सो ऑल लम्प्स आर नॉट कैंसर, all problems are not related to breast cancer, but there should be a high index of suspicion. आपने पूरा निदान कराया 3-4 हफ्ते, उसके बाद बोला भाई ये तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, मैंने इतनी दवाइयाँ ले ली, then you should escalate the problem, go to a specialist, right, and get the required investigations done. And then if you find that there is a problem sitting there, with high-end investigations, you don't get normal ultrasound or chest x-ray, you go to a specific investigation like mammography and then get ahead with it. डॉक्टर सुभाष, जैसे बताया कि हर गांठ कैंसर नहीं हो सकती, लेकिन कई गांठें ऐसी होती है जिनमें दर्द नहीं होता है और लोग इंतजार भी करते हैं कि दर्द नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं। वो कंडीशन कितनी खतरनाक है, और अगर ब्रेस्ट में लम्प है, उसके अलावा और कौन से लक्षण हैं उसके साथ जो दिख सकते हैं और शायद कंफर्मेशन मिल सकता है कि ये कैंसर की गांठ हो सकती है? देखिए, सबसे खतरनाक बात कैंसर में यही होती है कि मोस्ट ऑफ द कैंसर आर पेनलेस। और ब्रेस्ट कैंसर भी ऐसे ही है, जब आपके पास कोई लंप होगा आपके ब्रेस्ट में तो पेन नहीं करेगा। तो अगर कोई पेनलेस लंप आपके ब्रेस्ट में है तो देयर कुड बी अ हाई चांस ऑफ गेटिंग इट टू बी अ कैंसर। लेकिन अगर आपकी कोई गांठ है ब्रेस्ट में तो आप घबराएं नहीं, आप जाके उसको डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आप 40 से ऊपर हैं तो डॉक्टर आपको एक मैमोग्राम टेस्ट एडवाइस करता है, जिसमें आपको उसके स्कोरिंग के हिसाब से जज हो सकता है कि जो गांठ है उसका कितना प्रतिशत चांस है कि वो कैंसर होने के लिए। उसको हम बोलते हैं स्कोरिंग, एक ब्रेस्ट की स्कोरिंग होती है। तो उससे पता चल जाता है कि आपकी इस गांठ का कितना चांस है कि ये कैंसर हो सकता है। अगर हमें लगता है कि हाई रिस्क ऑफ सस्पिशन है तो उसकी एक नीडल से हम एफएनएसी या बायोप्सी करके जांच करके देख लेते हैं। अगर वो महिला 40 से नीचे की है तो वो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड भी होता है और उससे भी हम देख सकते हैं कि कितना लग रहा है कि ये चांसेस कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर, जिस तरह से कई पेशेंट्स को ऐसे भी लक्षण दिखते हैं कि ब्रेस्ट पर डिम्पल्स निकल आना या फिर निपल का सिकुड़ना, पीछे जाना, इस तरह के भी कुछ लक्षण हैं, तो उसके बारे में थोड़ा खुलकर बताएं। 4-5 लक्षण है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के क्लियरली मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे कि हमने सुना कि छाती में गांठ होना, सो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। उसके अलावा अगर उनको ब्रेस्ट के साइज़ में कुछ एसिमेट्री दिखती है कि जो ब्रेस्ट पहले नॉर्मल सिमेट्रिकल ब्रेस्ट थी, एक ब्रेस्ट बड़ा हो गया, या कुछ स्किन चेंजेस, जैसे कि नॉर्मल स्किन, आई थिंक हर वुमेन को ये जानना ज़रूरी है कि उसके नॉर्मल ब्रेस्ट की अपीयरेंस कैसी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी साइज़ में है तो वो बीमारी है। नेचुरली भी, डेवलपमेंटली भी ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों ब्रेस्ट बिल्कुल इक्वल साइज़ की नहीं हो या बिल्कुल इक्वली सिमेट्रिकल नहीं हो, दे आर नॉट ट्विन सिस्टर्स।
बट देन इफ़ यू नो कि आपका बेसलाइन अपीयरेंस कैसा है, कि आपकी ब्रेस्ट का निपल का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे शुरू से ही था, या उसकी जो जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, एक होता है नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द निपल, एक होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। अगर वो आपका शुरू से ही है तो वो रिस्क फैक्टर या लक्षण नहीं है, लेकिन वो रिसेंटली डेवलप हुआ है तो उसकी एक चिंता का विषय है। उसके अलावा निपल से डिस्चार्ज एक वो कॉमन सिम्टम है जो कि बहुत अलार्मिंग होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी ही लेडीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर वो है, स्पेशली वो ब्लड स्टेन, अगेन हर चीज़ के साथ में एक वो वार्निंग सिग्नल देना ज़रूरी है। जैसे सारे ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होते, उसी तरीके से निपल डिस्चार्ज भी फिजियोलॉजिकल होता है, ऑलमोस्ट 70-80% आई वुड से। जिनमें कुछ एक तरह का खास तरह का डिस्चार्ज आता है, वो हमारे लिए एक लक्षण होता है कि वो कैंसर का हो सकता है। तो हम ये सब बातें पेशेंट को बताते हैं कि आप अपने को एग्जामिन, जब आप अपने को रूटीनली देखते हैं शीशे के अंदर और हाथ लगा के देखते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको नोटिस होती है तो आपको इसके लिए ज़रूर एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन किसी भी एक्सपर्ट के पास जाके कराएं, जिससे कि आप रेगुलर, आपका फैमिली फिजिशियन हो सकता है, आपका गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, नहीं तो आप सर्जन के पास जा सकते हैं। सो एनीबडी हु इज ट्रीटिंग ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर विनीत, ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि ये कुछ लक्षण हैं जो दिख तो गए हैं महिलाओं को, लेकिन ऐसे कौन सी कारण होते हैं जो उन्हें पुल बैक करते हैं, जो उन्हें पीछे खींचती हैं डॉक्टर के पास जाने से? क्या वो कुछ ट्रीटमेंट को लेकर भ्रांतियाँ या फिर डर रहता है महिलाओं में? आजकल जो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, इतना सारा मास मीडिया में आ गया, इतना खुल के अब प्रचार हो रहा है, तो अब जो है लेडीज़ आगे आने लगी हैं और अपना जो है प्रॉब्लम को खुल के बयान करने लग गई हैं। बट फिर भी जो एक हिचकिचाहट बोलेंगे वो अभी भी है, जिससे जो है ट्रीटमेंट का विलम्ब हो जाता है। बिल्कुल। और कुछ इस तरह के पर्सनल ऑर्गन, ज़्यादा इंटीमेट ऑर्गन्स को लेकर और भी ज़्यादा पीछे हटती हैं महिलाएं, उसे पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहती कि और भी लोगों को पता चले। देखिए, अगर आप कोई लेडी की साइकोलॉजी में जाएं, एक तो हेयर होते हैं, complexion of obviously is there, but breast also is a very very integral part of the psychosomatic makeup of a lady. बिल्कुल सही। As a male I will not be able to find out, as a doctor I might not be able to appreciate it, but a lady knows, it is an integral part. तो जब भी हम कोई ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उससे पहले प्री ट्रीटमेंट काउंसलिंग जो होती है बहुत ही ज़रूरी होती है। जो कि आई कन्फेस कि हम बहुत कम टाइम देते हैं उसको, बट उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि उससे ही पेशेंट का जो है ढांढस बढ़ता है आगे ट्रीटमेंट कराने के लिए। बिल्कुल सही है डॉक्टर सुभाष। अमूमन भारत में जो मरीज महिलाएं जब पहुंचती हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो वो किस स्टेज में पहुंचती हैं और वो स्टेज कितनी खतरनाक इलाज को शुरू करने के लिए हो सकती है? हिंदुस्तान में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर अगर हम देखें तो 60 to 70% एडवांस स्टेज में आते हैं। 30 से 40% आजकल अर्ली स्टेज में आने लग गए हैं, क्योंकि ब्रेस्ट अवेयरनेस हो रही है, थोड़ा सा महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं। तो अभी हम भारत में थोड़े से 30% ऑफ केसेस अर्ली स्टेज में भी हमें देखने को मिलते हैं, बट स्टिल लॉट मोर आर इन एडवांस स्टेजेस, जिसका कि मुख्य कारण यही है कि वो टाइम पे दिखाती नहीं है या अपने परिवार में भी नहीं बताती हैं। तो उसके कारण जब वो गांठ बहुत बढ़ जाती है या अल्सरेट कर जाती है, तब वो किसी डॉक्टर के पास जाती हैं अपना चेकअप कराने के लिए। ब्रेस्ट रिमूवल ये एक सबसे बड़ा स्टिग्मा है कि शायद हम इसके इलाज के लिए जाएं, सर्जरी के लिए जाएंगे तो ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी और उसके बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ये किस तरह से अब एडवांस मेडिकल क्या अब ट्रीटमेंट मिल रहे हैं इसे लेकर, और इस स्टिग्मा को आप कैसे दूर करना चाहेंगी लोगों के बीच से? देखिए, कुछ चीज़ें हार्ड फैक्ट्स हैं और उनका डिनायल, ना तो जैसे हमने कहा कि पेशेंट डिनायल में रहता है, एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन वी कांट डिनाई कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट, सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट। और हाँ, लेकिन बहुत एडवांसमेंट है, हर फील्ड में बहुत एडवांसमेंट है। तो जो मेन कंसर्न था बॉडी इमेज का कि एक सर्जरी होगी, पूरी ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी, उसके बाद में हमारी बॉडी की शेप जो है अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। एंड बहुत सारे कपल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबके लिए नहीं। बिल्कुल। स्पेशली इंडियन वुमेन जिनमें कि फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका कि आई थिंक मेन एंकर इज इमोशनल बॉन्डिंग विद देयर स्पाउस, विद देयर चिल्ड्रन, उनको लॉस ऑफ बॉडी इमेज शायद इतना नहीं अखरता जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में जिनका कल्चर डिफरेंट है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लॉस ऑफ बॉडी इमेज इज़ वन डेफिनेटली अ मेजर थॉट इन द माइंड ऑफ अ वुमन। एट द सेम टाइम बहुत सारे सर्जरी के और भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हाथ में सूजन आ जाती है, कई बार कंधा अकड़ जाता है। तो ये ट्रीटमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिनको कि कम करने की भी तरीके हैं और उसके लिए भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं।
तो सर्जरी काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गई है फ्रॉम अ वेरी रेडिकल सर्जरी, जिसमें कि बहुत ही म्यूटिलेटिंग सर्जरी होती थी जी। अब उसमें अगर कोई जल्दी आ जाए तो उसका बहुत छोटे से लंप सर्जरी से ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो पता भी नहीं चलता कि उसका कोई ऑपरेशन हुआ। अब क्योंकि समय कम है तो और महत्वपूर्ण कुछ सवालों की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी। डॉक्टर विनीत, एडवांस स्टेज और जो प्राइमरी स्टेज होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये स्टेजेस में क्या सिम्टम या फिर किस तरह के ट्रीटमेंट की तरफ आप जाते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी रहे। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिक में, पहले तो उसकी स्टेज बनानी पड़ती है। स्टेज बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले बीमारी का नाम, जो कि हम बायोप्सी करते हैं। दूसरा बीमारी का फैलाव के लिए हम टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और साथ में मैमोग्राफी करते हैं, बोन स्कैन करते हैं। तो हमें पता लग जाता है बीमारी का नाम क्या है और बीमारी का फैलाव कितना है, उसके हिसाब से हम स्टेज बनाते हैं। ठीक। स्टेज होती हैं 4 इसमें। पहली और दूसरी जो स्टेज होती है उसको अर्ली स्टेज बोलते हैं। तीसरी स्टेज को लोको रीजनली एडवांस बोलते हैं, जो ब्रेस्ट में भी होती है और हमारे बगल में जो गिल्टियाँ होती हैं वहाँ तक पहुँची होती है जी। और स्टेज 4 जो होती है अनफॉर्चुनेटली आखिरी स्टेज होती है, जिसको स्टेज 4 मेटास्टैटिक स्टेज बोलते हैं। क्यों इतने महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर एक स्टेज के साथ उसका सर्वाइवल जो है, हमारे जो ट्रीटमेंट है उससे क्या अपेक्षा मिलती है, उससे लिंक होता है जी। जितनी कम स्टेज होती है उतना ज़्यादा सर्वाइवल है, जितनी ज़्यादा स्टेज है उतना कम सर्वाइवल है। ओके। तो सर्वाइवल को हम किस आंकड़ों के ऊपर देखते हैं? 5 ईयर सर्वाइवल। 5 ईयर सर्वाइवल जो होता है स्टेज 1 एंड 2 में, इट अप्रोचेज अबाउट 80 to 90%, जो कि 50 to 60% आ जाता है स्टेज 3 में, और स्टेज 4 में अनफॉर्चुनेटली इट्स अबाउट 5% और 7%। तो किसी भी पेशेंट को हम जो देखते हैं उसकी स्टेज बनाते हैं, स्टेज के बाद उसके बाद प्लानिंग करते हैं। तो स्टेज 1 और 2 में जो होता है उसमें डॉक्टर साहब का ज़्यादा योगदान होता है, सर्जरी पहले होती है, उसके बाद हमारा रोल आता है जी। स्टेज 3 में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है? ग्लूकोज के अंदर दवाई मिला के नस से देते हैं, ट्यूमर को सिकोड़ने की कोशिश करते हैं। जब ट्यूमर सिकुड़ जाता है उसके बाद सर्जरी करके वापस आगे कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी देते हैं। और स्टेज 4 में जो होती है कीमोथेरेपी की महत्ता होती है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर स्टेज 4 है तो उसमें जड़ से निकालना बहुत ही कम सिचुएशंस में पॉसिबल होता है। So in about 95% of stages you can only control in stage 4. With a thing is converse, stage 1 या 2 है तो इसमें 80 to 90% you can cure the patient. डॉक्टर सुभाष ये जानना चाहते हैं कि कैंसर दोबारा से न आए, रीएकरेंस एक बड़ा इशू रहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, चाहे जांच हो या फिर इलाज हो से लेकर? रिकरेंस को टेक्निकली हम रोक नहीं सकते, उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नियमित रूप से समय समय पे आपका जो फॉलोअप पीरियड दिया है, डॉक्टर ने डिफाइन किया है, जो यूजुअली पहले साल में या दूसरे साल में हर 3 महीने में डॉक्टर आपको बुलाते हैं, आपका जांच करते हैं। साल में एक बार मैमोग्राफी की जाती है, अगर आपका पूरा ब्रेस्ट निकाला है तो दूसरे ब्रेस्ट की जाएगी, या अगर आपकी सिर्फ गांठ निकाली है जिसे हमने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं तो बायलेटरल मैमोग्राफी करते हैं। ये साल में एक बार की जाती है। तो ये अगर आप समय समय पे अपनी जांच कराते हैं, समय पे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जितनी जल्दी बीमारी का रेकरेंस का हमें पता चलेगा उतना ही ज़्यादा हम इफेक्टिवली उसे कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। तो नियमित रूप से फॉलो अप इज द की। ओके। और रेकरेंस में क्या उसके लिए भी कोई एज ग्रुप या फिर कुछ कारण विशेष हैं जिससे लोगों में रेकरेंस हो सकती है? एक्चुअली ये बायोलॉजी है, ट्यूमर की बायोलॉजी पे डिपेंड करता है। कुछ बायोलॉजी जो ख़राब होती हैं जिनमें रेकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कैंसर की बायोलॉजी है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा। ये एक ऐसा कैंसर है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, या अगर ऐसा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर आता है तो उनमें रेकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि रेकरेंस आने के चांस मुझ में ज़्यादा है, तो अगर मुझे जल्दी पता चल जाएगा तो मैं उसका ढंग से इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, अब आपसे ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि खुद की जांच महिलाएं कैसे करें ताकि ब्रेस्ट कैंसर के जो प्रायर जो लक्षण हैं उन पर हम बात कर सकें या उन्हें समझ सकें। ब्रेस्ट कैंसर का जो सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ 1 स्टेप जो कि हर औरत को रिप्रोडक्टिव ईयर में, सो अबव द एज ऑफ 25 साल की उम्र से सब गर्ल्स को, सब लेडीज़ को अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए। और क्या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नॉर्मल है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक तो ब्रेस्ट अवेयरनेस होना चाहिए कि आपका नॉर्मल क्या है। उसके बाद में आपको महीने में एक बार अपने आप को डिटेल से हाथ लगा के ब्रेस्ट को चेक करें
उसके बहुत सारे डिस्क्राइब मेथड्स हैं। ब्रॉडली आप अपने फिंगर्स, 3 फिंगर्स को उसके फ्लैट से ब्रेस्ट के हर एरिया को छू के देखें, और वो भी इंक्लूडिंग द एक्जिला, जो हमारा एक ब्रेस्ट का हिस्सा है वो हमारी बगल में जाता है, एक्जिला में जाता है, और वो एरिया है जो सबसे कॉमन है जहाँ पे कैंसर होते हैं, और वो लोगों के ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन डिटेल्ड वंस इन अ मंथ एंड यू शुड फिक्स अ डेट। तो नॉर्मली जिन लोगों को पीरियड्स हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि पीरियड्स होने के बाद में 5 से 10 दिन पे ऑन अ फिक्स डे दे शुड एग्जामिन देमसेल्व्स। इफ दे डू, अगर वो बहुत बार बार देखती हैं तो वो चेंजेस को नहीं पकड़ पाएंगी, अगर वो बहुत डिले करती हैं तो वो चेंजेस को देर से पकड़ पाएंगी। तो उनको जो है महीने में एक बार हाथ लगाकर फ्लैट ऑफ फिंगर्स थॉरो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, और ये केवल 2-3 मिनट का एक्सरसाइज है। उसके अलावा स्क्रीनिंग की जो ज़रूरत है इसके बियॉन्ड, अगर आपको कोई चेंज हुआ तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप क्लिनिकल के लिए नहीं जाना चाहते, बार बार आपको मुश्किल लगता है या आपको एम्बैरेसमेंट होती है, तो जो मैमोग्राफी का रोल है, मैमोग्राफी हमारे कंट्री में एज सच वी डोंट हैव अ स्टैंडर्ड नेशनल गाइडलाइन, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन है और इसका सही तरीके से किया जाना भी ज़रूरी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। सो इट इज़ सेड कि जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कम से कम वो लोग ज़रूर अपने को रेगुलर स्क्रीनिंग मैमोग्राम के प्रोग्राम में रखें। तो अबव 40 इट इज़ एडवाइज्ड कि दे शुड गो फॉर एनुअल मैमोग्राम। और बस अब इस पूरी चर्चा के अंत में हम पहुंच चुके हैं। डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, अक्टूबर जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, इस समय पर महिलाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं शॉर्ट में? एक तो जागरूकता, और दूसरा अपने ऊपर जो है निगरानी रखनी है कि कोई भी लम्प्स या बम्प्स शरीर में आते हैं तो उसका तुरंत जाके निदान कराना है। और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि घबराना नहीं है, हर एक चीज़ का हल है, क्योंकि आजकल के साइंस के युग में वी हैव गॉन टू नैनो बॉट्स, सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। डॉक्टर सुभाष, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जागरूक रहना इस बीमारी के प्रति, तो क्या एक संदेश आज के दिन आप देना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने दिमाग में डालें कि ब्रेस्ट कैंसर, स्पेसिफिकली हम टॉकिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो वो पूरी तरह से क्योरेबल है, बशर्ते आप समय पे अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। जो भी आपका चिकित्सक नियर बाय अवेलेबल है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वहां जाके आप अपनी जांच कराएं, डॉक्टर को बताएं, ताकि आपका समय से उपचार हो सके, और ये पूरी तरह से क्योरेबल है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही एक मेरा संदेश है। जी मैम, एक संदेश आपकी ओर से। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर की अंडरस्टैंडिंग में भी एक पैराडाइम चेंज है, जिसको हम पहले डेथ सेंटेंस मानते थे, आज उसको हम क्रॉनिक डिसीज़ की कैटेगरी में रखते हैं, जस्ट लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जिसका कि वी कैन कीप इट अंडर चेक, सो इट मे नॉट गेट क्योर्ड। अगर वो एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो वो आप जड़ से तो नहीं हटा सकते, लेकिन उसको आप कंट्रोल में रह सकते हैं और आपकी लाइफ काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकती है। सो as on date, I think one of the major changes is that we treat it as chronic disease, and even for patients who come in the late stage, जिस भी वजह से उनका डिले हुआ, even they need have hope कि वो भी दवाइयों से काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक सर्वाइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कॉज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम सभी ने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के लिए घातक है, लेकिन अब इसका इलाज मुमकिन है। ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर निगरानी रखें, अवेयर रहें, अपने आसपास महिलाओं को भी जागरूक रखें, इलाज के लिए कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हेल्दी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।